हेलो नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक साम्य की। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर क्लास 11th के सबसे लास्ट का चैप्टर है, तो आज हम लोग इसी रासायनिक साम्य के विषय में कुछ बात करेंगे। पहले मैं आपको बुक से कुछ इसकी डिटेल्स बता दूंगा और उसके बाद फिर हम इन पे डिटेल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रासायनिक साम्य। पहले बात कर लेते हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है उत्क्रमणीय विक्रिया और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय विक्रिया। उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय, ठीक है। उत्क्रमणीय एंड अनुत्क्रमणीय। वे विक्रियाएं जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलकर पूरी हो जाती हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी अम्ल और क्षार की विक्रिया, आप अम्ल की क्रिया इस क्षार से करा दीजिए तो ये पानी और लवण बना देता है, लेकिन ये लवण और पानी आपस में रिएक्ट करके फिर से अम्ल और क्षार नहीं बनाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए बात कर रहे हैं। सो इस केस में अगर बात की जाए तो यह विक्रिया अनुत्क्रमणीय है, जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन में विक्रिया पूरी हो जाती है और पूरी हो जाती है टाइम के साथ में। और वो विक्रिया जैसे जो दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। हाइड्रोजन आयोडाइड एट द सेम टाइम वो टूटेगा और हाइड्रोजन और आयोडीन बना देता है, और ये टूटती नहीं है, ये विक्रिया कहीं पूरी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अभिकारक उत्पाद को और उत्पाद फिर से अभिकारक को बनाने लगता है। तो इस प्रकार की विक्रिया को उत्क्रमणीय विक्रिया कहते हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी देखिए डायरेक्शन आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल सकती है। सो इस प्रकार की विक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब उत्क्रमणीय विक्रिया अगर दोनों डायरेक्शन में चल सकती है तो सपोज दैट कि आपने किसी चीज के 100 ग्राम से शुरू किया है और इनिशियल स्टेज में मान लीजिए कि ये 0 ग्राम है, तो अभी तो इधर 100 है और इधर पर 0 है, कुछ है ही नहीं। तो थोड़ी देर के बाद ये 100 वाला कम हो जाएगा एंड इट विल बी 90 एंड 10। अब ये 10 भी वापस जाएगा और ये 90 भी जाएगा। तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों 50-50 हो जाएंगे। इट मीन्स कि अब जितनी मात्रा अभिकारक उत्पाद में चेंज होगा उतनी ही मात्रा उत्पाद की अभिकारक में चेंज हो जाएगी, और इस स्थिति के बाद अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताओं पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है ये कहलाती है अग्र, और जो बैकवर्ड हुई वो कहलाती है पश्च। अग्र विक्रिया और पश्च विक्रिया का वेग बराबर हो जाता है और इस प्रकार की विक्रिया रासायनिक साम्य कहलाती है। रासायनिक साम्य यह उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का ही एक विशेष गुण है। तो उत्क्रमणीय विक्रियाओं की वह अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती है, अग्र और पश्च विक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं, उन्हें हम रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। रासायनिक साम्य का यह लक्षण हो गया। आगे बात कर लेते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर एक नियम आपको समझना पड़ेगा, जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये नियम हमसे ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होने की दर है या जो अभिकारक, वो किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के होने की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये 100 ग्राम है तो इसकी वैल्यू इसमें ट्रांसफर होगी, बट ये तो बेचारा 0 ही ग्राम था तो क्या ट्रांसफर होगी। ये 90 है और ये 10 है, अगर ये दोनों आपस में सेम गति से ही बदलते तो फिर कभी 90 वाला 80 नहीं होता और 10 वाला बढ़ता नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के, इसको एक वर्ड यूज किया गया है, टर्म यूज किया गया है जिसे हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और अगर अभिक्रिया में ए और बी टाइप से 2 अभिकारक हो जाएंगे तब जो अभिक्रिया की दर होगी
अभिक्रिया की जो दर होगी वो A के सक्रिय द्रव्यमान और B के सक्रिय द्रव्यमान दोनों के गुणनफल के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, जितने ज्यादा विकारक होते जाते हैं अभिक्रिया की दर उन सबके गुणनफल के हिसाब से डिपेंडेंट होती चली जाती है। नाउ एक चीज यहां पर यूज की गई है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या है? किसी भी, वैसे तो किसी पदार्थ की मोलरता को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान से। सक्रिय द्रव्यमान मींस मोलरता। मोलरता क्या है? 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित उसके मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और ये उसके सक्रिय द्रव्यमान के बराबर होता है। मान लो मुझे A को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करना है तो मैं इसके आगे एक बड़ा कोष्ठक लगा दूंगा। मीन्स किसी पदार्थ को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करने के लिए इसे बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है। इसको अगर फार्मूले के रूप में लिखना हो तो N/V, N मोलों की संख्या, V आयतन हो जाएगा। n मतलब मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या मींस भार बटे अणुभार और बटे में आयतन v। याद रखना है जो v लेना है ये हमें लीटर के रूप में लेना है और w जो लेना है वो ग्राम के रूप में लेना है। m तो अणुभार ही है। एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट एक 2 लीटर के पात्र में, 2 लीटर के पात्र में 2 ग्राम हाइड्रोजन उपस्थित है। तो हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करें। सो हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान जैसा कि मैंने बताया कि बड़े कोष्ठक में लिख सकते हैं। सो H2 इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करें W/M/V। W हो गया 2 ग्राम, हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है और आयतन भी है 2, तो 2/4 हो गया ये बेसिकली मींस 0.5। अब हम इसे मात्रक क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर। तो ये आपका सक्रिय द्रव्यमान तक आज का काम पूरा हुआ। नमस्ते, फिर मिलेंगे आगे। जय हिंद।